पार्ट में हम शुरू करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्लास, वेलकम टू टुडेस क्लास। ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, नाइस, चलो। ओके 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 ओके, सही है, सही, बढ़िया ठीक है, चलो। तो आज बेटा हम लोग क्या करेंगे, पहली दो यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम सेल सेल साइकिल कर लेंगे और फिर आप मुझे बताना कि पहले आप प्लांट फिजियो करना चाहते हो या ह्यूमन फिजियो करना चाहते हो, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि पहले मैम ह्यूमन फिजियो की चीट सीरीज कंप्लीट करवा दीजिए, है ना। तो अपने देख लेते हैं, आप मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में पहले आपको कौन सा करना है। यहाँ पर आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करने वाले हैं। आपका ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, कभी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आता, लेकिन इसमें कुछ कुछ डेटा है, कुछ कुछ डायरेक्ट लाइंस है जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो स्कोरिंग चैप्टर है और मार्क्स गिविंग चैप्टर है, प्लस इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं। तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अपनी मैक्सिमम कोशिश करके अच्छे से आप लोगों ने रिवाइज कर रखा है। आज हम इसको उल्टे तरीके से रिवाइज करें, है ना, क्वेश्चन से एनसीईआरटी को दोबारा रिवाइज करें। तो अपना बेस्ट आपको देना है, सॉल्व करने सारे क्वेश्चंस और फिर देखना है कि कहाँ तक कितना का आप स्कोर कर पा रहे हैं और कितनी प्रिपरेशन की आपको जरूरत और है। ठीक है, चलो अभी वो बाद में करेंगे, प्लांट फिजियो ह्यूमन फिजियो। पहले यहाँ पर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर देखो और इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं बेटा, जो एक एक करके दिखेगा ना, अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा है ना, यहाँ से करो, हाँ वो कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन तो हमको दिख रहा है ना, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दैट ब्रिंग्स आउट द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी इज अबाउट। अब ये आपका सेल की स्टार्टिंग में नहीं है, पर जहां आपकी यूनिट 3 स्टार्ट होती है ना, उससे पहले एक पैराग्राफ दे रखा है ना, इंट्रोडक्शन वाला, वहां पर इसके बारे में आपको बताया। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन, जिसकी वजह से आपको उनकी डाइवर्सिटी की नॉलेज हो रही है। तो क्या क्या चीज डाइवर्सिटी को डिपेंड अफेक्ट करती है, उनके फॉर्म, उनकी अपीयरेंस, बोथ या नन। बेटा बोथ, फॉर्म और अपीयरेंस दोनों, फॉर्म और अपीयरेंस दोनों, बिल्कुल बोथ आएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट ब्रोट आउट द यूनिट ऑफ डाइवर्सिटी, द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। इनमें से कौन सी थ्योरी ने आपको बताया कि जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप यूनिट ऑफ डाइवर्सिटी बता सकते हो कि किस तरीके की सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगी, किस तरीके की सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा लेवल है, उससे आप यूनिट ऑफ डाइवर्सिटी डिसाइड कर सकते हो। ये बात हमें सेल थ्योरी ने बताई थी। कौन सी थ्योरी? सेल थ्योरी, बहुत बढ़िया। आगे देखो, इनमें से कौन सा नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू को हम सर्कल करेंगे, इनकरेक्ट आपसे पूछ रहे हैं। किसके बारे में? फिजिको केमिकल अप्रोच के बारे में। ये अगेन बेटा क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से है जो स्टार्टिंग में दे रखा है एकदम एनसीईआरटी के। ठीक है, अच्छा, आप फिजिको केमिकल अप्रोच में इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर एलिमेंट एंड कंपाउंड। आप एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की स्टडी करते हो उस लिविंग टिश्यू के अंदर। इट एक्सप्लेन्स व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ। इट एक्सप्लेन्स द एबनॉर्मल प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग डिसीज्ड कंडीशन। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा एलिमेंट और कंपाउंड है तो डिसीज में क्या एबनॉर्मेलिटी है ये भी आपको पता चलेगा। इस अप्रोच को फॉरवर्ड बायोलॉजी कहते हैं। बात गलत है बेटा, जो ये फिजिको केमिकल अप्रोच है ना, जिसमें आप पहले अंदर का एलिमेंट और कंपाउंड स्टडी कर रहे हो, ये रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है। आप इसका जो एक्सप्रेशन है उसको नहीं देख रहे हो, फिनोटाइप को पहले नहीं देख रहे हो, आप सीधा डिटेल से स्टडी कर रहे हो, सेल्यूलर और जो आपके बायोमोलिक्यूल्स है वहां से स्टडी कर रहे हो। इसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, इसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये फॉरवर्ड बायोलॉजी नहीं है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है। ठीक है, बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर। अब चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस आपके पास स्टार्ट हो जाएंगे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, बोथ डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इनमें इंडिपेंडेंट लिविंग होती है, आंसर बोथ हो जाएगा, आंसर बोथ हो जाएगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आंसर बोथ हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, लिविंग सेल वॉज फर्स्टली सीन एंड डिस्क्राइब्ड बाय। सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा था? एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। बेटा कुछ साइंटिस्ट याद रखना, पहली बार लिविंग सेल एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, है ना। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो ये कुछ नेम्स हैं जो हमको याद रखने हैं। फिर देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6, आ जाओ इधर, आ जाओ। सेल थ्योरी पे क्या आ रहा है आपके पास, इसको मैं थोड़ा जूम कर कर आपको दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ तक आ पाएगा? अब देखो, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लीडन और श्वान ने दी थी, श्लीडन, श्वान और वर्च्यू ने दी थी, रुडोल्फ वर्च्यू ने दी थी, सटन एंड बावरी ने दी थी। किसने दी थी बेटा? श्लीडन एंड श्वान ने दी थी। सेल थ्योरी प्रपोज किसने की थी? श्लीडन एंड श्वान ने। वर्च्यू ने उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया था, है ना। दी किसने थी? श्लीडन एंड श्वान ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए।
आंसर क्या हो जाएगा ए। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ दिस प्लांट, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। प्लांट बहुत सारे तरीके का सेल का बना हुआ है, तो प्लांट की स्टडी किसने की थी, बॉटनिस्ट ने की थी। कौन से बॉटनिस्ट ने की थी, श्लीडन ने। जूलॉजिस्ट कौन थे, श्वान, और बॉटनिस्ट कौन थे, श्लीडन। तो आंसर क्या होगा, डी, जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस श्लीडन। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8, who studied the different type of animals cell to propose cell theory। सेल थ्योरी को प्रपोज करने के लिए एनिमल सेल्स की स्टडी किसने की थी, जोलॉजिस्ट ने की थी। किन्होंने, श्वान ने। श्वान जोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की थी। आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, a thin outer layer studied by Theodor Schwann nowadays is known as। श्वान ने एनिमल सेल को देखा और उन्होंने कहा उसके बाहर एक थिन लेयर प्रेजेंट है, उसको उन्होंने क्या कहा था कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसको उन्होंने क्या कहा कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा, ए। इसको थोड़ा फिट इन करना हो रहा है मुश्किल। आंसर क्या होगा, ए। फिर देखो हमको साइंटिस्ट जिन्होंने फाइनल शेप दी थी सेल थ्योरी को, फाइनल शेप दी थी आप वर्च्यू ने। वर्च्यू ने फाइनल शेप दी थी, है ना। उन्होंने बताया था कि जो न्यू सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग प्लांट सेल से आए हैं, तो उन्होंने फाइनल शेप दी थी। आंसर आ गया सी। आगे क्वेश्चन नंबर 13, ये डायरेक्ट पैराग्राफ की एक एक लाइन आ रही है बेटा। सेल थ्योरी श्लीडन और श्वान ने दी थी, जिसमें श्लीडन आपके बॉटनिस्ट थे, श्वान आपके जोलॉजिस्ट थे। श्लीडन ने प्लांट सेल की स्टडी की थी, श्वान ने एनिमल सेल की स्टडी की थी, और इनके बाहर सेल मेम्ब्रेन श्वान ने देखी थी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा। इनमें से कौन सा सेल थ्योरी से रिलेटेड है, इनमें से क्या क्या सेल थ्योरी से रिलेटेड है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इट इज प्रपोज्ड बाय श्लीडन एंड श्वान, मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ वर्च्यू। सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं और इसको आप क्या बोलते हो, ऑमनिस सेल्यूलाइज सेल्यूला। सारे के सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। कितने स्टेटमेंट सेल थ्योरी से रिलेटेड है, 5। ऑल 5 आर रिलेटेड टू सेल थ्योरी। ठीक है, आगे देखें, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द डीलिमिटिंग बाउंड्री अराउंड अ ह्यूमन चीक सेल, यानी एनिमल सेल की बात हो रही है, और एनिमल सेल के बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आंसर होगा ए। आंसर होगा ए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखें, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। नोट को हम सर्कल करेंगे क्योंकि हम सिली मिस्टेक कर देते हैं। हमसे पूछ रहे हैं इनकरेक्ट। सारे सेल्स के पास एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई और न्यूक्लियोलस होता है, गलत। हर सेल के पास नहीं होता, प्रोकैरियोट के पास नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, सही बात है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, सही बात है। साइटोप्लाज्म मेन अरीना है जहां सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज हो रही हैं, प्लांट और एनिमल सेल की, बिल्कुल सही बात है। बाकी सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। कौन सा इनकरेक्ट है, 1। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1। आंसर क्या होगा, ओनली 1। आगे देखें, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17, besides the nucleus the dash cell have other membrane bound distinct structure। न्यूक्लियस के साथ कौन से सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स किसके पास होते हैं, सिर्फ यूकैरियोट के पास, प्रोकैरियोट के पास नहीं होते। आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, फिर देखो, व्हाट इज द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। नॉन मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन उसके पास नहीं है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। कौन सा ऑर्गेनल आता है बेटा, राइबोसोम। कौन सा ऑर्गेनल आता है, राइबोसोम। देखो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं हो सकता, यहाँ पर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं हो सकता, वो प्रोकैरियोट के पास नहीं है। प्रोटीन एक ऑर्गेनल नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट के पास नहीं है, राइबोसोम दोनों के पास होते हैं, बट प्रोकैरियोट का राइबोसोम एटीएस टाइप का नहीं होता। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, देखा जाए तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है ना। कोई भी आपको करेक्ट नहीं मिल रहा। आपको कहा है कि दोनों में मिलना चाहिए, यूकैरियोट में भी मिलना चाहिए, प्रोकैरियोट में भी मिलना चाहिए। तो डी कैसे होगा, एटीएस तो प्रोकैरियोट में नहीं होता। बट अब या तो एक क्वेश्चन हमारे पास बोनस में जाए या फिर एक ई ऑप्शन हो सिर्फ जिसमें राइबोसोम लिखा हो। आंसर सिर्फ राइबोसोम है बेटा, एटीएस नहीं। एटीएस नहीं, अलग अलग टाइप के होते हैं बट राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, एनिमल सेल हैव अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल्यूलर ऑर्गेनल नोन एज। एनिमल सेल के पास दो तरीके के ऑर्गेनल होते हैं जिनपे मेम्ब्रेन नहीं होती, एक तो राइबोसोम, एक और है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती लेकिन सिर्फ एनिमल या मेजरली एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो है आपका सेंट्रोसोम, जो दो सेंट्रियोल से बना हुआ है। याद रखना,
राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं है, सेंट्रोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है बार बार, है ना। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 20 हमको, इनमें से कौन सा नॉट इनकरेक्ट है। देखो कैसे कंफ्यूज किया आपको, नॉट इनकरेक्ट यानी गलत नहीं है, यानी कौन सा सही है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है, आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉल सेल है जो कि 0.3 माइक्रोमीटर से विड्थ में बड़ा है, बड़ा नहीं है बेटा, 0.3 उसका मैक्सिमम साइज हो सकता है, 0.3 से बड़ा साइज में वो नहीं है, नहीं है। बैक्टीरिया की लेंथ 3 से 5 माइक्रोमीटर हो सकती है, सही बात है। बैक्टीरिया कितना हो सकता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर की लेंथ का हो सकता है। ह्यूमन आरबीसी 7 मिलीमीटर इन डायमीटर, गलत, मिलीमीटर नहीं माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, मिलीमीटर नहीं। सेल की शेप और उसका वर्क एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, गलत बात बेटा। एक सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन रिलेटेड होता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल के पास शेप होती है। तो सारे स्टेटमेंट इसमें से गलत हैं, जो करेक्ट है वो आपके पास बी है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। बिल्कुल चिंटू, बिल्कुल बेटा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल में कौन कौन आएगा, बैक्टीरिया आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, माइकोप्लाज्मा आएगा, पीपीएलओ आएंगे, सारे ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट देखो 21, सारे प्रोकैरियोट सेल के पास ये सेल्यूलर बाउंड्री होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है, पर वो माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। हर प्रोकैरियोट के पास ऐसी क्या बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, सेल वॉल है, और सेल वॉल माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होती, इसीलिए माइकोप्लाज्मा के पास 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके पास सेल वॉल नहीं होती, 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक के सेल से रिलेटेड है, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट के सेल से रिलेटेड है, कौन सा रिलेटेड है प्रोकैरियोट के सेल से। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको बताना, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट से रिलेटेड है, याद रखना। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सही बात है, न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट के पास। नेकेड जीनोमिक मटेरियल, बिल्कुल, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इनके पास जीनोमिक डीएनए के सिवा एक एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हो, सही बात है। ये सारी बातें प्रोकैरियोट के लिए एकदम सही है, आंसर डी होगा। ये सारी बातें प्रोकैरियोट के लिए एकदम सही है बेटा, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा कंफर्म करता है यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सम बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया को कुछ अलग यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है, नॉर्मल से अलग कैरेक्टर्स देता है। क्रोमोसोम तो जनरल फिनोटिपिक कैरेक्टर देगा, आपसे यूनिक की बात की है, स्पेसिफिक जो देता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्लास्मिड होता है बेटा। जैसा प्लास्मिड होगा उसके अकॉर्डिंग एक नया कैरेक्टर आएगा आपके बैक्टीरिया के पास, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकता है ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी, आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी। आगे देखें 25, ये क्वेश्चन क्या है, 25 है, स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। सेल मेम्ब्रेन का कौन सा फॉर्म जो प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक है। सेल मेम्ब्रेन से निकलता है इनके पास मीजोसोम, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ की एक एक्सटेंशन है जो सिर्फ प्रोकैरियोट का कैरेक्टर है। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, मीजोसोम प्रेजेंट होता है बेटा, मीजोसोम प्रेजेंट होता है। आगे देखिए 26, इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन लेस है अदर देन राइबोसोम। राइबोसोम के सिवा इनमें से एक और स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट में होता है और मेम्ब्रेन लेस होता है बेटा, इंक्लूजन बॉडीज। छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स एक्यूमुलेट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन मेम्ब्रेन नहीं होती, इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज के पास मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं है प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 26 था, ये 27 है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें, इनमें से कौन सा असेंशियल फोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड कर कर मीजोसोम बनाता है, और ये असेंशियल है। असेंशियल क्यों है, ये बहुत सारे फंक्शन करते हैं, मीजोसोम बहुत सारे फंक्शन करते हैं। अब याद रखना क्रोमैटोफोर भी सही है, क्रोमैटोफोर भी मेम्ब्रेन की फोल्डिंग ही होती है, लेकिन ये इतना असेंशियल नहीं है, और ये सिर्फ आपको यूग्लिनॉइड्स में देखने को मिलता है ना। तो हम मोस्ट करेक्ट बी को आंसर देंगे, बिल्कुल बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ सेल एनवेलप इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट सेल। अगर मैं प्रोकैरियोट सेल देखूं तो बाहर से अंदर क्या क्या सीक्वेंस है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके अंदर सेल वॉल होता है, और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या आंसर होगा, डी। क्या आंसर होगा बेटा, डी। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके अंदर सेल वॉल है, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29, क्या कह रहे क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करो अच्छे से। प्रोकैरियोट के सेल एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं, जो तीनों के तीनों एनवेलप है ना, जो तीनों के तीनों है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो वाटर मार्क है, क्योंकि वो वाटर मार्क है। आनंद सर की फोटो की ओपेसिटी कम क्यों है, नीट देना है तुम लोगों को, क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट पूछ लिया करो कभी थोड़े बहुत।
द प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट मेड अप ऑफ। अब सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट किस किस का बना हुआ है देख लो जरा, ऑप्शंस क्या बता रहे हैं आपको, ऑप्शंस क्या बता रहे हैं आपको। किस किस का बना हुआ है, ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल्यूलोज की सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है। बेटा प्रोकैरियोट में सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन है और ग्लाइकोकैलिक्स है। काइटिन की भी नहीं बनी होती सेल वॉल, सिलिका की भी नहीं बनी होती सेल वॉल। बैक्टीरिया में याद रखना पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट बताना है आपको। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जी हाँ। तीनों लेयर्स का सेम फंक्शन है, गलत। एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट लिखती है कि इन तीनों फंक्शंस का डिस्टिंक्ट फंक्शन, इन तीनों लेयर्स का डिस्टिंक्ट फंक्शन होने के बावजूद ये मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को आप क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर सेल एनवेलप, बिल्कुल सही बात है। बैक्टीरिया को आप क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग प्रोसीजर, बिल्कुल सही बात है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कितने करेक्ट है बेटा, 1 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग ले ले, पर्पल वॉयलेट कलर का आपको दिखाई दे, वो ग्राम पॉजिटिव, वो ग्राम पॉजिटिव। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन नहीं ले और आपको वॉयलेट स्टेन ना दिखाई दे, वो वापस रेड पिंक कलर का हो जाए, वो वापस रेड पिंक कलर का हो जाए, ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, फिर क्या बात आई थी, बैक्टीरिया के पास जो एनवेलप है, जो आपके पास सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं बेटा, उसमें वेराइटी है। अगर वो लूज शीथ ऑफ स्लाइमी लेयर है, अगर वो लूज शीथ ऑफ स्लाइमी लेयर है, और वो क्या है, दो तरीके से हो सकता है ग्लाइकोकैलिक्स। लूज शीथ स्लाइमी लेयर का भी हो सकता है, थिक और टफ भी हो सकता है। तो ये जो लूज शीथ ऑफ स्लाइमी लेयर है, ये भी ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है। और जो आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स है, वो थिक और टफ भी हो सकता है। और जब वो थिक और टफ होता है, उसको आप क्या बोलते हो, कैप्सूल। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रिवाइज हो रही है बेटा। ग्लाइकोकैलिक्स की दो वेराइटी है, वो लूज शीथ ऑफ स्लाइमी लेयर भी बना सकता है और वो थिक और टफ भी हो सकता है। जब थिक और टफ होता है तब उसको कैप्सूल कहते हैं, तब उसको कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन सा फीचर है जो शेप ऑफ बैक्टीरिया सेल डिटरमाइन करता है, यानी इनमें से कौन सा फीचर डिसाइड करेगा कि बैक्टीरिया की शेप कैसे होने वाली है। तो बैक्टीरिया की शेप देख लो, बैक्टीरिया की शेप कैसे होने वाली है, कौन डिसाइड करता है। आपको दे रखा है, आपको दे रखा है ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। सेल वॉल याद रखना, शेप हमेशा सेल वॉल डिसाइड करता है। बैक्टीरिया की शेप हमेशा सेल वॉल डिसाइड करता है। आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, ये क्वेश्चन नंबर 36 है बेटा, 36 है। इनमें से कितने नॉट इनकरेक्ट है प्रोकैरियोट के लिए। नॉट इनकरेक्ट यानी जो गलत नहीं है, यानी जो सही है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कितने करेक्ट है, कितने करेक्ट है। बेटा क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, वरना से मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट की, वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। वो स्ट्रक्चरली बिल्कुल यूकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन जैसी दिखती है, ये बात भी सही है। इंटरैक्ट्स विद आउटर वर्ल्ड, ये बात भी सही है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेम्ब्रेन इंटरैक्ट्स विद आउटर वर्ल्ड। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप, ये भी बात सही है, सबसे अंदर की तरफ आती है। और ये एक लिविंग लेयर है, ये भी बात सही है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, 1 2 3 4 5 सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर बी हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन इनटू द सेल ऑफ बैक्टीरिया। सेल, बैक्टीरिया के सेल के अंदर मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन है, उसे आप बोलते हो मीजोजोम। मीजोजोम 3 तरीके की शेप ले सकता है, ट्यूब्यूल ले सकता है, वेसिकल्स ले सकता है, लेमिला वाली शेप ले सकता है, ये सब तो मीजोजोम ही होते हैं। क्रोमैटोफोर भी एक्सटेंशन ही है, बस ये सिर्फ यूग्लिनोइड्स में मिलता है ना, यूग्लिनोइड्स में मिलता है। अब आपसे क्या पूछा है, बैक्टीरिया। अब क्रोमैटोफोर आपको मेजरली किस में मिल जाता है, वैसे तो ब्लू ग्रीन एल्गे में आपको मिल जाते हैं क्रोमैटोफोर्स, है ना। तो आप क्रोमैटोफोर्स को इंक्लूड कर ले। इंक्लूजन नहीं आएगा, इंक्लूजन नहीं आएगा, इंक्लूजन नहीं आएगा। क्रोमैटोफोर्स हमने यूग्लिनोइड्स में पढ़े हैं ना, तो बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग तो 4 ही आंसर होना चाहिए, डी। ठीक है, डी ही होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 38 आ रहा है। इनमें से कौन सा फंक्शन मीजोजोम करता है। मीजोजोम बहुत सारे फंक्शन करते हैं, मीजोजोम बहुत सारे फंक्शन करते हैं। रेप्लिकेशन, जी हाँ। रेस्पिरेशन, जी हाँ। डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, बिल्कुल। सिक्रीशन, बिल्कुल। सरफेस एरिया इंक्रीज करना, जी हाँ। एंजाइमेटिक कंटेंट, बिल्कुल।
ये सारे फंक्शन मीजोसोम के हैं, इसीलिए तो वो असेंशियल है, वो ये सारे फंक्शन करता है बेटा। तो आंसर होगा ऑल 6, ऑल 6। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, ये कौन सा क्वेश्चन है? 39। अच्छा हाँ, हमें साइनोबैक्टीरिया में बताया ना, ठीक है, फिर हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। क्रोमेटोफोर हमको साइनोबैक्टीरिया में बताया है तो वो भी हमारे पास बैक्टीरिया ही है, तो वो भी हमारे पास बैक्टीरिया ही। तो 1 2 3 4 5, आप इसको 5 में ही इंक्लूड कर लो बेटा, 5 में ही इंक्लूड कर लो। ब्लू ग्रीन एल्गे, बिल्कुल बिल्कुल हर्षिता, बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो वो किसके अंदर है आपके पास? ब्लू ग्रीन एल्गे। अब है तो वो भी बैक्टीरिया नहीं, तो 5 ही इंक्लूड कर लो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात पूछ ली आपसे, साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में कौन सा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है जो मीजोसोम नहीं है? क्रोमेटोफोर, जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40, आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के फ्लैजिला से जुड़ा हुआ है? बैक्टीरिया के फ्लैजिला में बेसल बॉडी और फिलामेंट होता है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट होता है, तीनों चीजें होती हैं बेटा, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, तीनों चीजें होती हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 41 हमको लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजिलम इज, फ्लैजिला का सबसे लंबा पोर्शन क्या होता है? फिलामेंट, नीचे की तरफ बेसल बॉडी, फिर एक हुक, सबसे ऊपर फिलामेंट, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पोर्शन फिलामेंट होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया को मोटिलिटी में मदद करता है, यानी कि मूवमेंट देता है? बेटा जब भी ये वर्ड मोटिलिटी आए आपको सीधा फ्लैजिला मार्क करना है, जहां पर भी वर्ड मोटिलिटी आए आपको सीधा फ्लैजिला मार्क करना है, वही मोटिलिटी में मदद करता है, वही मोटिलिटी में मदद करता है, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा एक सरफेस से आने वाला स्ट्रक्चर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस स्ट्रक्चर? फिम्ब्री, पिलाई, फ्लैजिला सब सेल मेम्ब्रेन से आते हैं, सब सरफेस से आते हैं। इंक्लूजन बॉडी, ये साइटोप्लाज्म में रहता है, ये सेल मेम्ब्रेन का नहीं है एक्सटेंशन, या सरफेस पर प्रेजेंट नहीं है। आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स? ब्रिसल लाइक, ऐसे छोटे छोटे ब्रिसल लाइक जो फाइबर्स हैं बेटा, उनको आप क्या बोलते हो? फिम्ब्री बोलते हो, उनको आप क्या बोलते हो? फिम्ब्री बोलते हो, उनको आप क्या बोलते हो? फिम्ब्री बोलते हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर पिलाई, किसकी डेफिनेशन दी हुई है ये एनसीईआरटी में? पिलाई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और प्रोटीन के बने हैं, कौन से प्रोटीन? पाइलिन प्रोटीन के बने हैं। तो इलोंगेटेड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर पिलाई होते हैं, ब्रिस्टल लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर फिम्ब्री होते हैं, फिम्ब्री होते हैं। ये दोनों की डेफिनेशन याद रखना बेटा, कंफ्यूज करने वाली डेफिनेशन होती है और हम गलती कर देते हैं, लेकिन दो अलग अलग चीजें, ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं पिलाई। फिर आपसे पूछ रहे हैं जी, बैक्टीरिया को रोग से अटैच करने में कौन मदद करता है? तो बैक्टीरिया को रोग से अटैच करने में फिम्ब्रे ही मदद करते हैं। कौन मदद करता है? फिम्ब्रे ही मदद करते हैं रोग से अटैच करने में। बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द डैश स्ट्रक्चर इन अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम किससे एसोसिएटेड होता है? बैक्टीरिया के अंदर ईआर है नहीं, गोल्गी बॉडी है नहीं, टीआरएनए है नहीं, तो सीधा सेल मेम्ब्रेन से। किससे एसोसिएटेड है? सेल मेम्ब्रेन से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48, जो राइबोसोम है बैक्टीरिया सेल के अंदर, वो 20 से 30 नैनोमीटर का है नहीं, एनसीईआरटी हमें बताती है 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर का डायमीटर होगा। वो दो सब यूनिट का बना हुआ है, 60 और 40 नहीं, ऐसा तो यू कैरियोट में होता है। वो दो सब यूनिट का बना हुआ है 50 और 30, ये बात बिल्कुल सही है। वो ईआर से एसोसिएटेड है नहीं, प्रोकैरियोट के पास ईआर होता नहीं है। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 किसकी बात हो रही है बेटा? पोलीजोम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पोलीजोम की बात हो रही है। ये क्वेश्चन नंबर 49 है। पोलीजोम क्या होते हैं? बैक्टीरिया में एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, उसे आप पोलीजोम बोलते हो। सेवरल एमआरएनए नहीं, सेवरल राइबोसोम अटैच टू ईच अदर नहीं, सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए, ये करेक्ट है। एमआरएनए एक होता है और उस पर बहुत सारे राइबोसोम होते हैं। एमआरएनए एक होता है और उस पर बहुत सारे राइबोसोम होते हैं। आंसर क्या होगा? सी। आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50, ये क्वेश्चन नंबर 50 है। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स इन अ बैक्टीरियल सेल? बैक्टीरिया में एमआरएनए से प्रोटीन कौन बनाएगा? प्रोटीन कौन बनाएगा बेटा? राइबोसोम बनाएंगे।
राइबोसोम बनाएंगे, इंक्लूजन बॉडीज नहीं बनाएंगे, ईआर इनके अंदर होते नहीं है, जो पोलिसोम में बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं ना वो बनाएंगे। पोलिसोम नहीं बनाएंगे, राइबोसोम बनाएंगे, लेकिन वो पोलिसोम पे है। आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, बिल्कुल हर्षिता, बिल्कुल बेटा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51, ये क्वेश्चन नंबर 51 है। प्रोकैरियोट में जो आपको इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिलती हैं उनमें क्या होता है, उनमें रिजर्व मटेरियल होता है, सही बात है। वो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, नहीं, वो तो मीजोसोम होती है। क्या वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ऐसा तो कुछ प्रोकैरियोट में होता ही नहीं। तो आंसर क्या है आपके पास, ए, वो रिजर्व मटेरियल स्टोर करती है, इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व मटेरियल स्टोर करती है। फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 52, इंक्लूजन बॉडीज का एग्जाम्पल पूछा है आपसे। इंक्लूजन बॉडीज में मीजोसोम नहीं आते, क्रोमैटोफोर्स नहीं आते, गैस वैक्यूल्स आते हैं, फोस्फेट वैक्यूल्स आते हैं, साइनोफाइजियन वैक्यूल्स आते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स आते हैं, बाकी सब आते हैं। 1 2 नहीं आ रहा, तो 3 4 5 और 6 आ रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 53, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 53 है। फिर से इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पूछ रहे हैं। इंक्लूजन बॉडीज कहाँ मिलती हैं, हर सेल में नहीं, यूकैरियोट में नहीं, प्रोकैरियोट में आपको मिलती है। प्रोकैरियोट में इन्होंने क्या लिखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी लिखा है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिखा है। ये गलत नहीं है बेटा, बट मेजरली आप प्रोकैरियोटिक सेल बोलोगे, है ना, सिर्फ इन दोनों में नहीं मिल रहा। वैसे अगर आप एनसीईआरटी का एग्जांपल देखो, उन्होंने हमें यही बता रखा है, ब्लू ग्रीन एल्गे में मिल जाएगी, ग्रीन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। पर यहाँ पर ज्यादा करेक्ट आंसर डी होगा कि इंक्लूजन बॉडीज हमें प्रोकैरियोट के सेल में देखने को मिलती है। आंसर डी होगा, आंसर डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 54 है। हमने यू कैरियोट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इनमें से सब यूकैरियोटिक है एक्सेप्ट, यानी आपको बताना है कौन यूकैरियोट नहीं है। प्रोटिस्टा यूकैरियोट होता है, प्लांट यूकैरियोट होता है, प्लांट यूकैरियोट होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मोनेरा यूकैरियोट नहीं होता, एनिमल यूकैरियोट होता है। तो आंसर क्या होगा, मोनेरा। मोनेरा यूकैरियोट नहीं होता, मोनेरा प्रोकैरियोट होता है। मोनेरा यूकैरियोट नहीं होता, मोनेरा प्रोकैरियोट होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन आपको, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये 55 है बेटा, ये 55 है। इनमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं यूकैरियोटिक सेल के लिए। अब यूकैरियोटिक सेल के लिए अगर मैं बात करूं तो साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंटलाइजेशन है, सही बात है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल सही बात है। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, आप यूकैरियोट में एंट्री ले चुके हो। उसका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। पांचों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो कितनी स्टेटमेंट ट्रू है, पांचों ट्रू है, पांचों ट्रू है। आंसर क्या होगा, डी। आगे देखो ये आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 56। दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग अलग है, डिफर करते हैं, सही बात है। द फॉर्मर वन यानी प्लांट सेल, उसके पास सेल वॉल है, प्लास्टिड है, वैक्यूल है, और इट इज एब्सेंट इन लैटर वन, सही बात है। एनिमल के पास ये तीनों चीजें नहीं होती, ये तीनों चीजें प्लांट के पास है। दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर होगा ए। दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 क्वेश्चन में क्या है, सेंट्रियोल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स कहाँ प्रेजेंट है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, दोनों में। प्लांट सेल के सिवा बेटा सेंट्रियोल्स ज्यादातर याद रखना एनिमल सेल में होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। एनसीईआरटी का क्या स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट है, लेकिन इसका मतलब सारे प्लांट सेल में तो एब्सेंट नहीं है, कुछ कुछ में तो आपको देखने को मिल ही रहा है। तो आप क्या बोलोगे, मोस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर बोथ। आप क्या बोलोगे, मोस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर बोथ होगा बेटा, कुछ प्लांट सेल में मिलता है तो आंसर बोथ होगा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 58, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 58 है। आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करना है। पहले तो मुझे बताओ जरा ये डायग्राम है किसका। आपको सेल वॉल दिख रहा है, आपको इतना बड़ा सारा वैक्यूल दिख रहा है, इसका मतलब ये प्लांट सेल है। इतनी बात तो हमको समझ में आ रही है कि ये प्लांट सेल है क्योंकि हमें बड़ा सारा वैक्यूल दिख रहा है। ये वन क्या है, ये वन क्या है, ये वन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये वन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। टू क्या है, ये बड़ा सारा, टू क्या है, वैक्यूल है। थ्री क्या है, ये छोटे छोटे, थ्री क्या है, पेरोक्सीजोम्स है ना, स्टोर करने के लिए, एंजाइम स्टोर करने के लिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। और फोर्थ क्या है आपके पास, ये जो है ये सेल वॉल है। ये क्या है, ये सेल वॉल है। क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा आपके पास, ए। आंसर क्या होगा आपके पास, ए। अरे वाह नाइस, फिर तो अच्छी बात है। आंसर क्या होगा, ए।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59 देखें, आ जाओ सेल मेम्ब्रेन पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59, ये क्वेश्चन नंबर 59 है बेटा। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड बाय, मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर कब स्टडी हुआ था? 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद। इट एनेबल टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने की वजह से आप डिटेल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देख पाए थे। आंसर होगा बोथ। बेटा एनसीईआरटी ने तो बोथ लिखा है हर्षिता, एनसीईआरटी लिखती है सेंट्रियोल्स के बारे में स्टार्टिंग में कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल एंड इट इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्लांट सेल में एब्सेंट है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही 57 का आंसर बोथ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहे क्वेश्चन हमको, इनमें से कौन सा सेल की स्टडी एनेबल करती है, एनेबल दी साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने कौन से सेल की स्टडी की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहचानने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए आपने कौन सा सेल यूज किया था? कौन सा सेल यूज होता है बेटा? आरबीसी का, आरबीसी का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61, ये आपके पास 61 है बेटा। सेल मेम्ब्रेन किस किस का बना होता है? तो सेल मेम्ब्रेन में मेजरली क्या क्या है? मेजरली लिपिड है और प्रोटीन है। मेजरली दो ही चीजें आती हैं बेटा, लिपिड और प्रोटीन। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट भी है, बट मेजर दो चीजें आ रही है, लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, फिर देखें क्वेश्चन नंबर 62, इसको रीड करो जरा। इनमें से कौन सी करेक्ट अरेंजमेंट है लिपिड के मॉलिक्यूल की सेल मेम्ब्रेन में? एकदम करेक्ट अरेंजमेंट आपको बतानी है। इस तरीके से लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, तो ये बाहर की तरफ पोलर हेड होता है जो आउटसाइड होता है, और जो नॉन पोलर टेल होती है वो अंदर की तरफ होती है। जो नॉन पोलर टेल है वो अंदर की तरफ है। आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63, ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 63 है। आपको क्या बताना है, नॉन पोलर टेल को आप एक्वस एनवायरनमेंट से कैसे प्रोटेक्ट करते हो? बाहर के एक्वस एनवायरनमेंट से आपने नॉन पोलर टेल को कैसे प्रोटेक्ट किया हुआ है? हमने उसको अंदर की तरफ रखा हुआ है। हमने नॉन पोलर टेल्स को जो इनर साइड पे रखा है उसकी वजह से हम प्रोटेक्शन देते हैं। तो आंसर फिर से क्या होगा? ए। यही सेम रीजन है जिसकी वजह से वो टेल प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें, सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या है? इस क्वेश्चन को याद रखना, आपसे क्या पूछा है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में आपको, ये ठीक है, एक सेकेंड। सेल मेम्ब्रेन में आपको क्या क्या मिलेगा? फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। तो फॉस्फोलिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, सारी ही चीजें होती हैं। आंसर डी हो जाएगा, सारी ही चीजें होती हैं। आंसर डी हो जाएगा। आगे देखें, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65। इनमें से कौन सी स्टडी ये रिवील करती है कि सेल मेम्ब्रेन में ऑल्सो कंटेन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट? बेटा डायरेक्टली अगर आप सेल मेम्ब्रेन वाला पैराग्राफ रीड करोगे ना, तो वहां लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के बाद आपको डिटेल स्ट्रक्चर पता चला था, है ना? तो आपको पता था कि फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन बनी हुई है। बाद में कुछ और आपने स्टडीज की, कौन सी स्टडी की? बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन स्टडी करी, जिससे आपको पता चला कि लिपिड के सिवा प्रोटीन्स भी हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। लिपिड के सिवा प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 65 आ रहा है। 66 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट, याद कर लो, आपको इनकरेक्ट बताना है। अच्छा, टेल कैसी होती है? जो फॉस्फोलिपिड की टेल होती है बेटा, वो टेल हाइड्रोफोबिक होती है या हाइड्रोफिलिक होती है? पहले तो मुझे ये बताओ। हाइड्रोफोबिक होती है, आपको पता है, हाइड्रोफिलिक नहीं होती। हाइड्रोफिलिक नहीं होती, हाइड्रोफिलिक नहीं होती, हाइड्रोफोबिक होती है। और उस हाइड्रोफोबिक टेल में हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि टेल हाइड्रोफोबिक है और सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी है। तो ये करेक्ट है। अब आपसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट। ये सारे इनकरेक्ट है बेटा, बी सी डी सारे इनकरेक्ट है। अब या तो क्वेश्चन में आपसे करेक्ट पूछा जाता तो आंसर ए होता, अब आपसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो बाकी सब इनकरेक्ट है, तो मोर देन वन स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ये सारे इनकरेक्ट है, ये सारे इनकरेक्ट है, सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 हमको, आपको फिर से इनकरेक्ट बताना है। प्रोटीन और लिपिड का रेशियो वेरीज करता है कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल। सही बात है, प्रोटीन और लिपिड का रेशियो अलग अलग रहता है। एरिथ्रोसाइट में
52% प्रोटीन होते हैं, 40% लिपिड, सही बात है। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन दो तरीके के हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, सही बात है। कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68। जो मॉडल है आपके पास, इंप्रूव्ड मॉडल सेल मेम्ब्रेन का, वो किसने दिया था? ये क्वेश्चन कई बार आया बेटा, याद रखना, सिंगर एंड निकोलसन। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल आपको किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन, 1972, याद रखना है हमको, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, उसकी वजह से क्या अलाउ होता है? क्योंकि आपकी लिपिड क्वासी फ्लूइड नेचर की है बेटा, तो क्या प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर पाएगा? नहीं, याद रखना, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है ऐसे, इस तरीके से। प्रोटीन कभी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करता, वो लिपिड करता है। प्रोटीन सिर्फ लेटरली मूव करता है, सिर्फ लेटरली मूव करता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, आगे देखो ऑप्शन बी, सेम क्वेश्चन में आपको लेटरल मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी प्रोटीन की इन लिपिड बाइलेयर, सही बात है। लिपिड की फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्रॉसिंग द प्रोटीन बाइलेयर, बाइलेयर प्रोटीन की नहीं होती। लिपिड की लेटरल मूवमेंट नहीं है, लिपिड फ्लिप फ्लॉप शो करता है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा? बी। करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा? 69 का बी। आगे देखो, आगे देखो, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 70। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, सबसे बहुत सारे फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एनसीईआरटी क्या बताती है? मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करना, चाहे पैसिव ट्रांसपोर्ट चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आगे देखो, What ability explains the fluidity of cell membrane? इनमें से कौन सी एबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को एक्सप्लेन करती है? सेल मेम्ब्रेन के पास क्वासी फ्लूइड नेचर है, प्रोटीन्स लेटरली मूव कर पाते हैं, क्योंकि वो फ्लूइडिटी शो कर रही है तो सेल की ग्रोथ है, इंटरसेल्यूलर जंक्शंस बन पाते हैं, सिक्रीशन हो पाता है, एंडोसाइटोसिस हो पाता है, सेल का डिवीजन हो जाता है। ये सारे ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है बेटा, ये सारे ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, क्या पूछ रहे हैं आपसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, 72 क्वेश्चन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, इम्परवियस होती है, इम्परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। बेटा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को ही पास करने देती है। 73। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन द सेल मेम्ब्रेन कैन परफॉर्म? कौन सा फंक्शन सेल मेम्ब्रेन करेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑस्मोसिस करेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा, तीनों करेगा, तीनों करेगा। हर तरीके का ट्रांसपोर्टेशन शो होता है, हर तरीके का ट्रांसपोर्टेशन शो होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 74। सोडियम पोटेशियम पंप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है? एक्टिव, और एक्टिव में एटीपी भी लगता है, तो आंसर बोथ बीएनसी होगा। सिर्फ बी देख के टिक नहीं करना, सी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बोथ बीएनसी, एटीपी यूज होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। फंगस और प्लांट में एक आउटर कवरिंग होती है जिसे आप सेल वॉल बोलते हो। प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है, फंगस की काइटिन की बनी है, पर दोनों के पास सेल वॉल है, दोनों के पास सेल वॉल है, ठीक है। आगे देखें, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? आपसे सेल वॉल का फंक्शन पूछा है। सेल वॉल का फंक्शन क्या होगा बेटा? सेल को शेप देना, सेल को प्रोटेक्शन देना, सेल टू सेल इंटरैक्शन देना। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सेल वॉल के ये सारे फंक्शन है, सेल वॉल के ये सारे फंक्शन है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77। ये कौन सा क्वेश्चन है आपके पास? 77। एल्गी की सेल वॉल किस किस की बनी है? क्या पढ़ते हो आप? चार कंपोनेंट पढ़ते हो आप, सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। एल्गी की सेल वॉल इन चार चीजों की बनी है, ओनली 4 ऑफ देम, सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन वहीं नेक्स्ट स्टेटमेंट जस्ट आपकी एनसीईआरटी का, लेकिन वहीं ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास? 78। 78। लेकिन वहीं प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। एल्गी की किस किस की बनी है? सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। ये जो दो क्वेश्चन है इसमें कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, अलग अलग याद रखना है इनको, ठीक है। आगे ये रीड कर पा रहे हो? ये है क्वेश्चन नंबर 79। ये है क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केपेबल ऑफ ग्रोथ? किस में ग्रोथ हो सकती है? सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल में,
सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल यंग सेल वॉल होती है जिसमें ग्रोथ होती है, बाहर की तरफ वो शेड करती है, और अंदर से इंटरनली है ना, इनसाइड पे सेकेंडरी सेल वॉल आती है। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 है आपके पास। सेकेंडरी सेल वॉल कहां बनती है? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, और किसके अंदर? प्लाज्मोडेस्माटा या सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ बनती है। सेल मेम्ब्रेन के नहीं, प्राइमरी सेल वॉल के, इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, डी होगा, डी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनती है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एक्ट एज ग्लू, पार्ट ऑफ प्लांट आना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट एक्ट एज ग्लू बिटवीन नेबरिंग प्लांट सेल्स। नेबरिंग प्लांट सेल्स के ज्वाइन करने का काम मिडिल लेमेला करती है, और मिडिल लेमेला कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। ग्लू की तरह काम करना, नेबरिंग सेल्स को ज्वाइन करके रखना, ये काम मिडिल लेमेला का है, ये काम मिडिल लेमेला का है, और मिडिल लेमेला कैल्शियम पेक्टेट की बनी है। आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा किसको ट्रैवर्स करती है बेटा? सेल वॉल को भी और मिडिल लेमेला को भी। जहां आपको इस मेम्ब्रेन के बारे में बताया, इस लेयर के बारे में बताया, वही बोला है प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा मिलता है। प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल और मिडिल लेमेला दोनों को ट्रैवर्स करती है। तो आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। 82 देख लिया आपने। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? 83 हमको इनमें से कौन कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बना रहा है बेटा? अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके 4 ऑर्गेनल आते हैं। अब आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे आ चुके हो, जिसमें ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल आते हैं। आंसर सी होगा, आंसर आपके पास सी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 84, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये तीनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता बेटा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप कैल्शियम पेक्टेट पे ही जाएंगे मोनिका। एनसीईआरटी ने सिर्फ कैल्शियम पेक्टेट का नाम दिया ना, तो हम कैल्शियम पेक्टेट करेंगे। ठीक है, आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नहीं है, हमें पता है क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑटोनोमस है। पहली बात तो तीनों ऑटोनोमस है नहीं, पेरोक्सीसोम्स नहीं होता। सेमी ऑटोनोमस भी तीनों है नहीं। ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो ऑर्गेनल आते हैं जिनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है। ये क्यों नहीं आते? क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है, सीधी सी बात है, ये उनके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है। आंसर क्या होगा? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो आपको साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, ट्यूब वाले स्ट्रक्चर, वो ईआर है बेटा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो पूरे साइटोप्लाज्म में है वो ईआर है। क्वेश्चन 86, which of the following structure divides intercellular space into two compartment? सेल के अंदर के स्पेस को, सेल के अंदर के क्या है? साइटोप्लाज्म, उसको ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करता है बेटा? आपका ईआर। ईआर क्या करता है? एक इंट्रा ल्यूमिनल स्पेस लेता है, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस लेता है। इंट्रा ल्यूमिनल स्पेस वो है जो ईआर के अंदर आ रहा है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस वो है जो बाहर है, यानी कि साइटोप्लाज्म में, उसकी बात होती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बनाता है ईआर, वो क्या क्या है बेटा? अगर इस तरीके से आपकी ईआर की ट्यूब्यूल है, तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी बाहर, बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म, और ल्यूमिनल यानी अंदर, अंदर क्या है? इनसाइड ईआर। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन एक एक रिवाइज हो रही है आपके पास। आगे देखो 88, ईआर के पास राइबोसोम होता है ना, जो उसके आउटर सरफेस से एसोसिएटेड होता है। ऐसे ईआर को आप क्या बोलते हो? आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 89, आरईआर इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन। आरईआर आपको कौन से सेल में मिलेगा? वो सेल क्या काम कर रहे होंगे? आरईआर आपको वहां मिलेगा जहां प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम है, और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो आंसर क्या होगा? ए। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो आंसर क्या होगा? ए। उन सेल में मिलेगा जहां प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90, आओ क्वेश्चन नंबर 90 देखिए।
ये क्या आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर किसकी मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ईआर की। कौन सा ईआर, आरईआर और एसईआर। तो बेटा डायरेक्टली जो कंटिन्यूअस है वो आरईआर, जो कंटिन्यूअस है वो आरईआर है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91। स्टेरॉइडल हार्मोन लिपिड बनाना, लिपिड कौन बनाएगा, एसईआर। स्टेरॉइड्स कौन बनाएंगे, एसईआर। प्रोटीन कौन बनाएंगे, आरईआर। आगे देखिए हम गोल्गी बॉडी पर आ गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 92। गोल्गी बॉडीज को किसने एब्जॉर्ब किया था, ऑब्जर्व किया था, कैमिलो गोल्गी ने। इन द ईयर 1898, कौन सा ईयर था, 1898। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93। गोल्गी बॉडी इज रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, जी हाँ। डेंसली स्टेन है, बिल्कुल डेंसली स्टेन है। इसमें आपको सिस्टनी, ट्यूब्यूल और वेसिकल्स देखने को मिलते हैं, बिल्कुल देखने को मिलते हैं। जो सिस्टनी है, चाहे सिस और ट्रांस वाली हो, वो एक दूसरे से कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है, बिल्कुल सही बात है। सारे स्टेटमेंट एकदम सही है, सारे स्टेटमेंट एकदम सही है। आंसर होगा सी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा सी, ऑल ऑफ द अबव। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, इधर कर लें इसको थोड़ा। 94, डायामीटर क्या है गोल्गी बॉडी का। गोल्गी बॉडी का डायामीटर क्या है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। सिस्टनी की बात करें ना, उसके अंदर सिस्टनी का डायामीटर क्या होता है, 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 95, जो सिस्टनी है गोल्गी बॉडीज में, जो उसका कन्वेक्स फेस है, दो फेस होते हैं सिस्टनी के, एक कन्वेक्स फेस होता है, एक कनकेव फेस होता है। कन्वेक्स फेस को ही सिस फेस या फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। आंसर क्या होगा, 1 एंड 2, यानी ए। कन्वेक्स फेस को सिस फेस और फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, कनकेव फेस को ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं, याद रखना इसको, है ना। सिस्टनी की बात हो गई। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 96 में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। सिस और ट्रांस फेस सेम होते हैं, नहीं, नहीं। याद रखो बेटा, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि सिस और ट्रांस फेस एंटायरली डिफरेंट है, एकदम एंटायरली डिफरेंट है, बट इंटरकनेक्टेड। क्या बोल रही है एनसीईआरटी, दोनों एकदम अलग है बट इंटरकनेक्टेड है। तो ये सेम होते हैं, सेम तो नहीं होते हैं, सेम होते हैं, सेम तो नहीं होते हैं। तो सिस और ट्रांस फेस डिफरेंट होते हैं एंड नॉट इंटरकनेक्टेड, ये भी गलत है। डिफरेंट है पर कनेक्टेड है, इन्होंने लिखा है नोट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। सिस्टनी 0.1 से 2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर के होते हैं, 0.1 से 2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर के होते हैं, ये बात भी गलत हो जाएगी आपके पास, है ना। तो 0.2 to 1 होते हैं क्योंकि, अच्छा, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है कि कौन सा करेक्ट है, कोई भी करेक्ट नहीं है, कोई भी करेक्ट नहीं है, एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आंसर डी होगा, आंसर डी होगा, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, आंसर डी होगा। कुछ भी करेक्ट नहीं है, एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है 96 में। ठीक है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है ना बेटा, डी होगा, कोई भी करेक्ट नहीं है ना, सी भी करेक्ट नहीं है। 97 क्वेश्चन देखें, गोल्गी बॉडीज प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, ये कीवर्ड है बेटा, जहां गोल्गी बॉडी आए वो एक काम करता है, विच इज पैकेजिंग का। मेन काम जो गोल्गी बॉडी के पास आता है ना, वो पैकेजिंग का आता है। तो आंसर क्या होगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 98, मटीरियल्स टू बी पैक्ड इन द डैश फ्यूजेस विद द डैश फेस। मटीरियल्स जो पैक करना होता है, ईआर जो बनाकर भेजता है आपको उसको पैक करना है गोल्गी बॉडीज के अंदर। बेटा ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। क्या एक्चुअली आपको बोल रहे हैं, जो मटेरियल्स की आपको पैकिंग करनी है, जो ईआर के वेसिकल से बनकर आया है, फॉर्म्ड इन द ईआर, है ना, जिसको आपको पैक करना है, जो बना ईआर के अंदर है, वो जाकर फ्यूज करता है किससे, सिस फेस से। तो ईआर में वो बना है और फ्यूज किससे करेगा, सिस फेस से। आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 99, ये क्या आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 99। A number of proteins synthesized by ribosomes on the dash are modified in the dash of the dash। जो प्रोटीन राइबोसोम पे सिंथेसाइज होते हैं, वो राइबोसोम किसके ऊपर है, ईआर के ऊपर है। और मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, गोल्गी बॉडी के सिस्टनीज में जाकर होता है। किसके, ईआर में तो बनते हैं वो प्रोटीन, ईआर पे जो राइबोसोम है उसमें बनते हैं। सिस्टरनी पे मॉडिफिकेशन होता है ऑफ गोल्गी बॉडीज, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 100, क्या कह रहे क्वेश्चन हमको, द वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन गोल्गी अपैरेटस आर। गोल्गी अपैरेटस में फाइनली पैकिंग से आप क्या बनाते हो, लाइसोसोम।
क्या बनाते हैं? लाइसोसोम। बेटा टेलीग्राम पे मिलेगा पीडीएफ, टेलीग्राम पे मिलेगा पीडीएफ बच्चे, टेलीग्राम पे मिलेगा लाइसोसोम। इसीलिए तो ईआर कोल्गी बॉडी मिलकर लाइसोसोम बनाते हैं और ये एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 101। जो आइसोलेटेड लाइसोसोम के वेसिकल्स हैं, दे आर रिच इन, उनमें क्या क्या है? उनमें लाइपेज है, उनमें प्रोटीएज है, उनमें कार्बोहाइड्रेसेस है, तीनों तरीके के एंजाइम्स है। लाइसोसोम में बिल्कुल बेटा बहुत सारे हाइड्रोलेसेस होते हैं, तो आंसर ओल चला जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 102। जो एंजाइम्स लाइसोसोम में है उनको एक साथ आप क्या बोलते हो? एसिड हाइड्रोलेसिस, क्योंकि ये एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं और ये हाइड्रोलेसिस है, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स होते हैं। याद रखना, इनको आप बोलते हो एसिड हाइड्रोलेसिस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 103। द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म इज नोन एज, साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है उसको आप क्या बोल रहे हैं? उसको आप क्या बोल रहे हैं? वैक्यूल। ये डेफिनेशन किसकी दी हुई है एनसीईआरटी में? वैक्यूल की। बस एक मेम्ब्रेन है और एक स्पेस है जिसमें अपने सामान फिल कर रखा है, वो वैक्यूल होता है, वो वैक्यूल होता है। ठीक है, ओके। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 104। अब हम इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। 104 क्या कह रहा है क्वेश्चन हमको? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमको? वैक्यूल्स कंटेन, वैक्यूल कंटेन हाइड्रोलेस, लाइपेज, प्रोटीएज, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? कितने वर्ड्स करेक्ट है? वैक्यूल में हाइड्रोलेस है, लाइपेज है, प्रोटीएज है, वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अच्छा, हाइड्रोलेज, लाइपेज और प्रोटीएज नहीं है, सॉरी। हाइड्रोलेज, लाइपेज और प्रोटीएज तो लाइसोसोम में होते हैं, वैक्यूल में नहीं होते, ये एंजाइम्स हैं, ये लाइसोसोम में। तो हाइड्रोलेज, लाइपेज और प्रोटीएज नहीं होंगे। वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड मटेरियल नॉट यूजफुल है। तो 4 चीजें हैं। इनमें से कितनी चीजें आपको वैक्यूल में मिलेंगी बेटा? 4। कितनी चीजें आपको वैक्यूल में मिलेंगी? 4। ओनली 4 ऑफ द अबव, ओनली 4 ऑफ द अबव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 105। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमको? द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट में वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू -% ऑफ स्पेस। प्लांट में बेटा 90%, 90% ऑफ स्पेस वैक्यूल्स ले लेती हैं, वैक्यूल्स ले लेते हैं। आगे देखो 107। इन प्लांट tonoplast facilitate the transport of a number of dash the concentration gradient। टोनोप्लास्ट के किसका ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करते हैं टोनोप्लास्ट? बहुत सारे आयंस और अदर मटेरियल का अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी साइटोप्लाज्म में वो आयन कम है, आपकी वैक्यूल के अंदर वो आयन का नंबर ज्यादा है, फिर भी साइटोप्लाज्म से उनकी मूवमेंट कहाँ होती है? वैक्यूल के अंदर होती है। तो आयंस की मूवमेंट होती है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। याद रखना, आयंस की मूवमेंट होती है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108। इनमें से कितने स्टेटमेंट गलत नहीं है? नॉट रॉन्ग, यानी आपको क्या बताना है? करेक्ट। यानी आपको क्या बताना है? करेक्ट। concentration of same iron inside the vacuole is significantly higher। अभी मैंने आपको बताया वैक्यूल के अंदर अमाउंट ज्यादा है, तभी तो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करता है, जी हाँ। प्रोटिस्टा में जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो फूड मटेरियल को एनगल्फ करने से बनते हैं, जी हाँ। सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर होगा ऑल 3। सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर होगा ऑल 3। बिल्कुल ऋषु, एकदम सही। अब आप आ गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे और ये क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके पास 109। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इट इज विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेन। गलत बात है बेटा, पहली लाइन एनसीईआरटी की है कि स्टेन करना पड़ेगा। सैफ्रनिन स्टेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। स्टेन करना पड़ता है तब माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर पर सेल इज इनवेरिएबल, नहीं वेरिएबल है, सेम नहीं होता, वेरिएबल है। हर सेल में अलग अलग नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उस सेल को कितनी एक्टिविटी करनी है उतना ज्यादा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। बिल्कुल अन्नपूर्णा, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। वैसे डी ऑप्शन हमें ऑल ऑफ दीज दे रखा था, तो ऑल ऑफ दीज तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, पहले दोनों गलत है। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा आपके पास? सी। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 110। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमको? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कितनी स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए करेक्ट है? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया सोसेज शेप्ड स्ट्रक्चर है आपके पास,
0.221 माइक्रोमीटर है आपके पास। अच्छा 0.221 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा एवरेज डायमीटर 5.5 माइक्रोमीटर का है, सही बात है। लेंथ इनकी 1 से 4.1 माइक्रोमीटर है, सही बात है। चारों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर डी होगा। ठीक है, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 111। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डैश मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन इनटू डैश डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती। कितनी मेम्ब्रेन होती है? डबल होती है। जो ल्यूमेन को कितने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है? दो। एक आउटर कंपार्टमेंट जिसमें इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस आता है, एक इनर कंपार्टमेंट जिसमें मैट्रिक्स आते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन है और साथ में दो कंपार्टमेंट्स। डबल मेम्ब्रेन है और दो कंपार्टमेंट्स है, आंसर डी होगा। क्वेश्चन 112। जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का उसमें डेंस होमोजीनस सब्सटेंस है, बिल्कुल एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। आउटर एक्वस नहीं है, वो इनर वाला एक्वस है, वो आउटर वाला एक्वस नहीं है। इट इज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, मैट्रिक्स नहीं बोलते। प्रेजेंट विद इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा भी नहीं है। आंसर क्या है हमारे पास? ए। आंसर क्या है हमारे पास? ए। आगे देखो 113। The outer membrane of mitochondria forms the dash limiting boundary of the organelle, while the inner membrane forms a number of dash. जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो एक कंटिन्यूअस बाउंड्री बनाती है, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो फोल्ड करती है, जिससे क्रिस्टे बनते हैं, जिसको आप क्रिस्टे बोलते हो। तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे? सी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 114। इनमें से कौन सा सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में? जो अंदर फोल्डिंग्स है, फोल्डिंग्स की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, तो क्रिस्टे सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं। कौन सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं? क्रिस्टे। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 115। इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन के पास एंजाइम होते हैं ईटीएस के, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इनर मेम्ब्रेन के पास एंजाइम होते हैं ईटीएस के, आउटर के पास नहीं, इनर के पास होते हैं। आपको करेक्ट बताना है। सिर्फ इनर मेम्ब्रेन के पास एंजाइम है नहीं, एनसीईआरटी लिखती है आउटर इनर दोनों के पास एंजाइम होते हैं, अपने अपने तरीके के होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के पास एंजाइम नहीं होते, ये बात गलत है। आउटर मेम्ब्रेन के पास एंजाइम होते हैं, अपने तरीके के एंजाइम होते हैं, पर उसके पास एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसके पास क्रेब्स साइकिल के एंजाइम है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर क्या कह रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर क्या कह रहे हैं? मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो डीएनए होता है बेटा, वो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, याद रखना। बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी और प्लास्टिड्स के पास भी, तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बेटा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? आपसे पूछा है कितने करेक्ट है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यहां पर आपने देखा, यहां पर आपने देखा ये गलत है। तो सिर्फ दो स्टेटमेंट थे जो करेक्ट है, सिर्फ दो स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, आंसर आएगा ओनली 2। सिर्फ दो स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, आंसर आएगा ओनली 2, बिल्कुल ए होगा आंसर, ए होगा आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116। द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सिंगल सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल है, एक ही, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं लिखा बेटा, सिंगल लिखा है, याद रखना। सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल है जो सर्क्यूलर होता है, सही बात है। कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही बात है। 70S राइबोसोम मिलेगा, सही बात है। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, सही बात है। ये सारी चीजें मैट्रिक्स में होती हैं, आंसर होगा सी, ऑल ऑफ देम। ये सारी ही चीजें प्रेजेंट होती हैं, आंसर होगा सी, ऑल ऑफ देम। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 117। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय, बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा। तो बैक्टीरिया किससे डिवाइड करता है? फिशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी किससे डिवाइड करेगा? फिशन। आगे देखो प्लास्टिड पर आ गए हो आप लोग, प्लास्टिड पर आ गए हो आप लोग। प्लास्टिड में आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्लास्टिड किस में मिलता है? प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में मिलता है, यूग्लिनॉइड्स में मिलता है बेटा, दोनों में मिलता है। प्लांट्स और यूग्लिनॉइड्स दोनों में प्लास्टिड मिलता है, साइनोबैक्टीरिया में नहीं मिलता। इसीलिए तो साइनोबैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, उनके पास प्लास्टिड नहीं है, उनके पास क्रोमैटोफोर है। तो प्लांट और यूग्लिना में मिलता है, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। 119 देखो,
प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन आप किसके बेसिस पर करते हो, कौन सा पिगमेंट है इसके बेसिस पर करते हो। क्लोरोफिल्स है तो आप उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हो, नहीं है कोई पिगमेंट तो आप उसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हो, कैरेटिनॉइड्स है तो आप उसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हो। किसके बेसिस पर डिवाइड कर रखा है, पिगमेंट के बेसिस पर डिवाइड कर रखा है। आगे देखो 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को कौन ट्रैप करता है, क्लोरोफिल्स लाइक ए बी सी, कैरेटिनॉइड्स, क्लोरोफिल एंड कैरेटिनॉइड। बेटा लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, जो पिगमेंट्स लाइट एनर्जी ले सकते हैं, क्लोरोफिल भी ले सकता है, कैरेटिनॉइड्स भी ले सकते हैं, है ना। क्लोरोफिल भी ले सकता है और कैरेटिनॉइड्स भी ले सकते हैं, दोनों लाइट एनर्जी ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। तभी उसको एब्जॉर्ब कर कर अलग अलग कलर आपको शो करते हैं। आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 121, कैरेटिनॉइड इज अ ग्रुप ऑफ, कैरेटिनॉइड ग्रुप ऑफ पिगमेंट होता है जिसमें कैरोटीन्स भी आते हैं, जिसमें जेंथोफिल भी आते हैं और जिसमें और पिगमेंट्स भी आते हैं। बेटा एनसीईआरटी क्या लिख रही है, कैरोटिनॉइड में मेजरली कैरोटीन और जेंथोफिल है, उसके सिवा और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है, उसके सिवा और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर पिगमेंट, ये सही आंसर होगा। कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर पिगमेंट्स, ये आपके पास सही आंसर होगा। आंसर होगा डी। 121 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 122, ल्यूकोप्लास्ट इज, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, अनमॉडिफाइड प्लास्टिड है, नहीं ऐसा तो नहीं है। ये स्टोर रखता है, न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, जी बात सही बात है। कलर इंपार्ट नहीं करेगा, कलर इंपार्ट नहीं करेगा क्योंकि पिगमेंट नहीं है, क्योंकि पिगमेंट नहीं है इसके पास। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट स्टोर करने का काम करता है, न्यूट्रिएंट स्टोर करने का काम करता है। फिर देखो 123, इनमें से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का टाइप है। बेटा क्लोरोप्लास्ट का टाइप है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। ये सब क्या है, ये सब प्लास्टिड के टाइप हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए। देखते ही हमें लगता है हाँ ये सारे टाइप है, पर ये सब प्लास्टिड के टाइप है। आपसे किसका टाइप पूछा है, क्लोरोप्लास्ट का टाइप पूछा है। इनमें से कुछ भी क्लोरोप्लास्ट का टाइप नहीं है। आंसर नन ऑफ द अबव होगा, आंसर नन ऑफ द अबव होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन, आफ्टर लॉन्ग टाइम एक बढ़िया क्वेश्चन आया, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला और है भी एनसीईआरटी का। क्लोरोप्लास्ट पूछा है, प्लास्टिड नहीं पूछा। बहुत जल्दी आप सिली मिस्टेक कर सकते हो, इसमें आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 124, इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट एक टाइप का ल्यूकोप्लास्ट होता है जो किसको स्टोर करने का काम करता है, फैट एंड ऑयल। किसको स्टोर करता है, फैट एंड ऑयल। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 125, एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरो प्रोटीनेशियस लेयर होती है ना, एल्यूरोन की आपने वहां पर भी पढ़ी है मोनोकोटलीडन में। तो एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, प्रोटीन ओनली। किसको स्टोर करता है, प्रोटीन्स ओनली। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन, ग्रीन प्लांट्स में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट जिसमें आपके क्लोरोफिल पिगमेंट है वो आपको कहाँ मिलते हैं, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, जहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहां पर क्लोरोप्लास्ट आपको कहाँ ज्यादा मिलेगा, जहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और आंसर क्या होगा, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। फिर देखो 127, मीजोफिल सेल की शेप कैसी होती है, ये लेंस शेप भी होते हैं, ओवल भी है, स्फेरिकल भी है, ओनली नहीं है, ठीक है। ओवल होते हैं, स्फेरिकल ओनली नहीं है, डिस्कॉइडल भी होते हैं, रिबन शेप भी होते हैं, सही बात है। वैसे तो ये सारी शेप है मीजोफिल की, लेंस, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन। ओनली ओनली वाले ऑप्शन आप कर नहीं सकते, तो यहाँ पर मोस्ट करेक्ट फिर सी हो जाएगा कि हाँ उनकी शेप डिस्कॉइडल और रिबन शेप के होते हैं। इसमें ओनली नहीं लिखा हुआ तो सी आंसर में कर सकते हो, ठीक है। 128 बताओ, क्लोरोप्लास्ट का आपको डायमेंशन बताना है, क्लोरोप्लास्ट का आपको डायमेंशन बताना है। लेंथ होती है इसकी, देखो छोटी लेंथ नहीं है, बड़ी लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ है 2 to 4 माइक्रोमीटर। लेंथ है 5 to 10, विड्थ है 2 to 4, लेंथ है 5 to 10, विड्थ है 2 to 4, ठीक है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 129, 129 क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल में वेरी फ्रॉम डैश पर सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनास टू डैश पर सेल इन मीजोफिल। अलग अलग सेल में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप क्लेमाइडोमोनास की बात करो, उसके एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन मैं मीजोफिल सेल की बात करूं तो उस एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में कितना है 1 और मीजोफिल में कितना है 20 to 40। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। 130 क्वेश्चन नंबर देखो, सबसे ज्यादा कॉमन फीचर्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के, मतलब ऐसे कौन से फीचर है जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और क्लोरोप्लास्ट में भी है। जितनी मेम्ब्रेन है दोनों में डबल मेम्ब्रेन होती है, दोनों का टाइप ऑफ डीएनए भी सेम है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। दोनों की मेम्ब्रेन का नंबर डबल है, दोनों का राइबोसोम का टाइप 70S है, दोनों का डीएनए मॉलिक्यूल का टाइप, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें तीनों इंक्लूड हो गए।
थाइलाकोइड सेम नहीं हो सकता, वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है। थाइलाकोइड सेम नहीं हो सकता, वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। आंसर बी होगा, आंसर बी होगा, बिल्कुल संबित। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 131। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थाइलाकोइड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको कौन से टाइप के थाइलाकोइड मिलते हैं? एक आपको इंटरग्रैनल थाइलाकोइड मिलते हैं जो ग्राना के अंदर है, एनसीईआरटी उसे इंटरग्रैनल ही लिखती है, टेक्निकली नहीं होना चाहिए, मैं पढ़ाती हूँ आपको, पर इंटरग्रैनल ही लिखती है एनसीईआरटी। और दो ग्राना के बीच में स्ट्रोमा लेमिली होते हैं, ठीक है। ओनली वाली चीज तो होगी नहीं, दोनों ही तरीके के आपको मिलते हैं, आंसर ए होगा। दोनों तरीके के आपको मिलते हैं, आंसर ए होगा। आगे देखो 132, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कनेक्टिंग द थाइलाकोइड इन क्लोरोप्लास्ट। थाइलाकोइड्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में जो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल है उन्हें ही आप स्ट्रोमल थाइलाकोइड या स्ट्रोमा लेमिली कहते हो। उन्हें ही आप दोनों को कनेक्ट करने वाले को स्ट्रोमा लेमिली या स्ट्रोमा थाइलाकोइड कहते हो। 133 देखो, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस आता है उस स्पेस को आप क्या कहते हो? बेटा ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस आता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, याद रखना। मैट्रिक्स कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर के जो स्पेस है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। यहाँ इन्होंने स्ट्रोमा दे नहीं रखा, यहाँ पर आंसर ल्यूमन है। पर ल्यूमन क्यों है? वो मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। अगर आपसे पूछते ना थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है वो क्या है, उसे ल्यूमन कहते हैं, उसे ल्यूमन कहते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है, इसको चेंज कर लेना। अगर आपसे थाइलाकोइड पूछा जाए तो आंसर ल्यूमन जाता है, अगर आपसे क्लोरोप्लास्ट पूछा जाए तो आंसर स्ट्रोमा जाना चाहिए, आंसर स्ट्रोमा जाना चाहिए, ठीक है। 134 देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा है उसमें क्या क्या है? उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने के एंजाइम्स हैं, सही बात है, सही बात है। उसमें एक स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, गलत। क्लोरोप्लास्ट में सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। राइबोसोम 70S टाइप का है, 70S टाइप का है, पर 70S गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब 70S ऐसे लिखना चाहिए था, या तो ऐसे लिखना चाहिए था या फिर एस के बाद अपस्ट्रफी आती है। 70s नहीं होता, 70S के बाद अपस्ट्रफी आती है। अगर आप इसको टाइपिंग एरर मान लो तो ये सही है, ये सही है और ये भी सही है, तो फिर दो स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। पर बेटा इसको करेक्ट कर लेना, ये 70S को प्लीज करेक्ट कर लेना, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या होगा फिर? बी। दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों नहीं, दो स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा 135 देखो, क्लोरोफिल के पिगमेंट कहां पर होते हैं? कहां पर है क्लोरोफिल के पिगमेंट? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। कहां पर होते हैं? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। 135 का आंसर बताओ मुझे, कहां पर मिलेंगे आपको? मैट्रिक्स में, स्ट्रोमा में, मेम्ब्रेन में या थाइलाकोइड में? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। तो थाइलाकोइड ज्यादा करेक्ट आंसर यहां पर होना चाहिए। आंसर क्या होगा? थाइलाकोइड। आंसर क्या होगा? थाइलाकोइड, ठीक है। आगे देखो 136, क्लोरोप्लास्ट के पास जो राइबोसोम है वो कौन से टाइप का है? यूकैरियोट जैसा है? नहीं। 70S टाइप का है, सिंगल सब यूनिट का बना हुआ? नहीं। 70S टाइप का है, दो सब यूनिट का बना हुआ। लिखा तो इन्होंने 70S, यहां पर भी गलत है, बट आंसर सी होगा, आंसर आपके पास सी होगा। 137 देखो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइबोसोम के लिए सही है? अच्छा, राइबोसोम ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये डेंस पार्टिकल हैं, जॉर्ज पैलेड ने ऑब्जर्व किए थे 1953 में। ये एमआरएनए और प्रोटीन के बने हैं, गलत बात, आरआरएनए और प्रोटीन के बने। राइबोसोम किस किस का मिलकर बना होता है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन। और ये आरआरएनए न्यूक्लियोलस में बनता है, इसलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। इट इज सराउंडेड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। राइबोसोम नहीं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो कौन कौन सा ट्रू है? सिर्फ 1 और 2 करेक्ट है, 2 ऑफ देम, 2 ऑफ देम। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। एक एक बात अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होती ना, तब तक आप इसको आंसर नहीं कर सकते। बढ़िया क्वेश्चन था ये। आगे देखो, आगे देखो 138, 138 क्या कह रहे क्वेश्चन 138 हमको? एक सेकेंड। What are the types of ribosome in prokaryote and eukaryote cell? प्रोकैरियोट में 70S टाइप का, यूकैरियोट में 80S टाइप का। 70S टाइप का और 80S टाइप का, आंसर ये हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। आगे देखो 139, कौन कौन सी सब यूनिट होती है राइबोसोम में? 2 सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है। तो टोटल 2 सब यूनिट होती है, जिसमें एक लार्ज होती है, एक स्मॉल होती है। आंसर ये हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, ये तो हमें पता है। फिर देखो 140, जो 50S और 30S सब यूनिट है वो किस में प्रेजेंट होती हैं? वो 70S में प्रेजेंट होती है। 70S वाला राइबोसोम 2 सब यूनिट का बना होता है, 30 और 50। 80 वाला 2 का बना होता है, 60 और 40, याद रखना है, ठीक है।
अच्छा, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है? जो एस लिखा होता है उसको आप स्वेडबर्ग्स यूनिट भी बोलते हो। वो डेंसिटी और साइज का मेजरमेंट होता है। सारी ही बातें सही है, आंसर डी हो जाएगा। उसे आप स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हो और वो डेंसिटी और साइज का मेजरमेंट है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 142। 142 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन आपको? क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको? व्हाट टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोट में कैसा राइबोसोम है बेटा? 80s, 80 और 70 दोनों। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में तो 70 मिल रहा है ना, और साइटोप्लाज्म में 80 मिल रहा है, तो 80 70 दोनों याद रखना, सिर्फ 80 नहीं, 80 70 दोनों, बोथ टाइप का आपको यूकैरियोट में देखने को मिलेगा। दोनों तरीके का राइबोसोम आपको यूकैरियोट में देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? साइटोस्केलेटन। अब आप साइटोस्केलेटन में आ गए। साइटोस्केलेटन में क्या क्या है? सिर्फ सीलिया और फ्लैजिला नहीं, आप सेंट्रियोल्स की भी बात कर रहे हो, है ना। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट सब आते हैं, सिर्फ सीलिया और फ्लैजिला नहीं आता। ये नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, जी हाँ। इसमें सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल नहीं आते, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं। आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये किसके पार्ट है? साइटोस्केलेटन के। साइटोस्केलेटन के। साइटोस्केलेटन जो सेल के अंदर है वो कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व है? सपोर्ट, मोटिलिटी, शेप, तीनों चीजें, तीनों चीजें। साइटोस्केलेटन के तीनों काम होते हैं, सपोर्ट, मोटिलिटी, शेप, तीनों काम होते हैं। 146 देखो, कौन सा अनट्रू है? सर्कल करो, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं आपसे। सीलिया और फ्लैजिला हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, सही बात है। सीलिया साइज में थोड़े छोटे हैं और ओट्स की तरह काम करते हैं, चप्पू की तरह मूवमेंट करते हैं, सही बात है। फ्लैजिला थोड़े से लंबे होते हैं और सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सही बात है। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर डी होगा। कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर डी होगा, नन ऑफ दीस। दो स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ लो। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों के पास फ्लैजिला होता है, दोनों के पास फ्लैजिला होता है। यूकैरियोट का फ्लैजिला प्रोकैरियोट के फ्लैजिला से स्ट्रक्चर में अलग होता है, सही बात है। यूकैरियोट का फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है, प्रोकैरियोट का फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ था, तो दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। 147 में दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी आंसर आपके पास होगा ए। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, आंसर आपके पास होगा ए। आगे देखो 148। 148, द कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज नोन एज। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, उसके अंदर जो कोर होता है उसे एक्सोनीम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक्सोनीम कहते हैं। ये बहुत फिक्स्ड वर्ड है बेटा, जो आपको याद होने चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। 149 देखो, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं सीलिया और फ्लैजिला में, दे रन पैरेलल टू ईच अदर, जी हाँ। दे फॉर्म एक्सोनीम एंड आउटर मेम्ब्रेन, नहीं, सिर्फ एक्सोनीम। माइक्रोट्यूब्यूल सिर्फ एक्सोनीम में, सेल मेम्ब्रेन में नहीं है। बोथ एंड भी हो नहीं सकता। दे आर अरेंज्ड सेंट्रली ओनली, नहीं, पेरिफेरल भी तो है। 9 सेंट्रल 2 है, 9+2 अरेंजमेंट आपके पास है, लेकिन पेरिफेरल भी तो 9 है, तो सिर्फ सेंट्रली होता नहीं है। आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। अगेन बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखो 150, जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है सीलिया और फ्लैजिला में, ये कैसी है? 9+3 नहीं, पेरीफ्री पर 2, सेंटर में 9 नहीं, पेरीफ्री में 9, सेंटर में 2, 9+2 अरेंजमेंट, आंसर होगा सी। 9+2 अरेंजमेंट, आंसर होगा सी। कैसा है सीलिया फ्लैजिला में? 9+2। सेंट्रियोल में कैसा है? 9+0, है ना। अच्छा, जो सेंट्रल शीथ है, जो अंदर की तरफ सेंट्रल शीथ है सीलिया और फ्लैजिला में, वो इंटर डबलेट ब्रिजेस से कनेक्टेड है? बिल्कुल भी नहीं है। इंटर डबलेट ब्रिजेस कौन सी ब्रिजेस होती हैं? जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक दूसरे से ज्वाइन करती हैं। इसके अंदर पेरिफेरल डबलेट्स आते हैं? नहीं, इसके अंदर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं। सेंट्रल शीथ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है, बाय रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक से पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रल शीथ कनेक्टेड होती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर सी होगा। 152 देखो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट बताना है आपको। जो पेरिफेरल डबलेट है वो आपस में लिंकर से जुड़े हुए हैं, सही बात है। लिंकर्स को इंटर डबलेट ब्रिज भी कहते हैं, सही बात है। दोनों एमर्ज आउट, यानी सीलिया और फ्लैजिला, दे बोथ एमर्ज आउट फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, सही बात है, जिसे आप बेसल बॉडी कहते हो। एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप बेसल बॉडी कहते हो, उसी से सीलिया और फ्लैजिला आया है, सही बात है। लिंकर्स को बेसल बॉडी कहते हैं? नहीं, लिंकर्स को इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं। ये देखो, लिंकर्स को इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं, बेसल बॉडी नहीं कहते। ये इनकरेक्ट है, आंसर डी होगा। ये इनकरेक्ट है, आंसर डी होगा। 153 क्वेश्चन रीड करो। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल आपको कहाँ मिलते हैं? अभी आपने पहले भी देखा ऐसा क्वेश्चन। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम आपको कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? ऑप्शंस क्या क्या दे रखा है? ठीक है, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल एनिमल सेल में मिलेंगे, प्लांट में मिलेंगे, दोनों में मिलेंगे, प्लांट और बैक्टीरिया में मिलेंगे। बेटा दोनों प्लांट और एनिमल में मिलेंगे।
मेजरली एनिमल में, कुछ कुछ प्लांट्स में, तो दोनों प्लांट और एनिमल में मिलेंगे। आंसर सी होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है, ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 154। जो सेंट्रियोल होते हैं सेंट्रोसोम के अंदर, वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं? जी नहीं। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं? बिल्कुल। क्या जो सेंट्रियोल है दे आर अरेंज्ड लाइक अ कार्टव्हील? बेटा सेंट्रियोल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कार्टव्हील वाला स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल्स कार्टव्हील की तरह अरेंज्ड नहीं है। क्या ये ट्रिपलेट, इनके अंदर जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है वो ट्रिपलेट होता है? नहीं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट होते हैं, सेंटर वाले नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। 155 देखो, 155 देखो। द बेसल बॉडी ऑफ सेंट्रियोल, जो बेसल बॉडी है सेंट्रियोल की, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट कैसा है ना? जो सेंट्रियोल है उसमें अरेंजमेंट कैसा है? 9+0। सेंट्रियोल में कैसा अरेंजमेंट है बेटा? 9+0। जो सेंट्रल पार्ट है ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज, जो सेंट्रल पार्ट है सेंट्रियोल का, उसको आप क्या बोलते हो? सेंट्रल हब। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल हब। जो सेंटर की तरफ, क्योंकि उसमें माइक्रोट्यूब्यूल तो है नहीं पर एक शीट प्रेजेंट है, प्रोटीनेशियस कवर प्रेजेंट है, उसे आप बोलते हो सेंट्रल हब। ठीक है। अच्छा, जो जो स्ट्रक्चर जिससे स्पिंडल फाइबर आते हैं सेल डिवीजन के टाइम एनिमल सेल में, वो आपका सेंट्रियोल ही है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन के टाइम एनिमल में स्पिंडल फाइबर्स का ओरिजिनेशन करता है, इसीलिए तो एनिमल को सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल की जरूरत होती है, इसीलिए एनिमल के पास सेंट्रियोल होता है। ठीक है, रिवाइज हो रही है बेटा एक एक लाइन। एकदम लास्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी का आ गया है न्यूक्लियस। बाकी सारे ऑर्गेनल्स आपने देख लिए, एकदम लास्ट आपके पास न्यूक्लियस आता है, उसको भी जरा देख लो। न्यूक्लियस के पास वैसे एक छोटा सा माइक्रो बॉडीज हो रहा था, 2 लाइन का पैराग्राफ है। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस एक ऑर्गेनल है, बिल्कुल है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी। इसको आप बेसिक डाई से स्टेन करते हो। जो मटेरियल इसके अंदर है क्रोमेटिन है, वो नाम रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था? नहीं, क्रोमेटिन फ्लेमिंग ने बताया था। अंदर के क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में फ्लेमिंग ने बताया था। किसको एक्सप्लेन करना है? 155। इसके बाद करती हूँ। ठीक है, तो ये रॉबर्ट ब्राउन नहीं, फ्लेमिंग ने किया था। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही बात है। कितने स्टेटमेंट नोट ट्रू है यानी इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट सेकंड वाला ऑप्शन है, एक ही है जो इनकरेक्ट है, एक ही है बेटा जो इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर देखो न्यूक्लियस के अंदर हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर मिलता है, जिसको आप क्या क्या बोलते हो? क्रोमेटिन। अभी कंडेंस नहीं हुआ ना, अभी एक्सटेंडेड है तो वो क्रोमेटिन है। कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमोसोम बोलते, कंडेंस हो जाता तो क्रोमोसोम बोलते, अभी इसको क्रोमेटिन बोलेंगे। ठीक है, ये देख लिया आपने। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 160 क्या कह रहे क्वेश्चन आपको? द कंटेंट्स ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस आर। इंटरफेस वाला जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है? इंटरफेस वाले न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियोलाई देखने को मिलेगा, आपको क्रोमेटिन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर का मैट्रिक्स देखने को मिलेगा और दोनों मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे। इन्होंने ये इंटरफेस वर्ड क्यों यूज किया बेटा? आपको ये दिखाने के लिए कि कुछ भी तोड़फोड़ अभी शुरू नहीं हुई है, एम फेज नहीं आया, डिवाइड नहीं कर रहा, बिल्कुल नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में, तो आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, मैट्रिक्स और मेम्ब्रेन, आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। ऑल दी 4 ऑफ द अबव, ओनली 4 ऑफ द अबव है ही 4 चीजें, तो 4 ऑफ द अबव ही आंसर आपके पास होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 161। What forms the barrier between cytoplasmic content and nuclear matrix? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मेम्ब्रेन है जो बैरियर की तरह काम कर रही है, और वो क्या है? आउटर मेम्ब्रेन भी, इनर मेम्ब्रेन भी, और बीच का पेरीन्यूक्लियर स्पेस भी। तीनों ही चीजें, ये तीनों ही चीजें बैरियर का काम कर रही है, आउटर, इनर और स्पेस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बीच में। अच्छा, जो न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, इट इज कंटिन्यूस विद रेस्ट ऑफ द सेल्यूलर ऑर्गेनल्स। जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, सारे सेल्यूलर ऑर्गेनल्स के साथ, रेस्ट ऑफ दिस एक आपके ईआर के साथ होती है कंटिन्यूस। ये आपके सारे के सारे ऑर्गेनल्स के साथ कंटिन्यूस नहीं होती, ईआर के साथ होती है। इनर मेम्ब्रेन ईआर के साथ कंटिन्यूस होती है? नहीं, आउटर होती है। देयर आर इंटरप्शंस, जिनको आप पोर्स बोलते हो। जो पोर्स सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन में है? बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियर पोर्स सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होते, न्यूक्लियर पोर्स सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होते। पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ बोथ ऑफ द मेम्ब्रेन्स, दोनों के फ्यूजन से बनते हैं, ये बात सही है। इनमें से कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कितने इनकरेक्ट है बेटा? ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। 3 स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट है, एक ही करेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट पूछा था तो 3 इनकरेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है। फिर देखो 163, जो न्यूक्लियर पोर आपको दिखता है वो कौन सी मूवमेंट अलाउ करता है बेटा? एनसीईआरटी लिखती है आरएनए और प्रोटीन का आना और जाना दोनों डायरेक्शन में, आरएनए और प्रोटीन की बाई डायरेक्शनल मूवमेंट अलाउ करता है न्यूक्लियर पोर।
मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन नहीं, बोथ। ओनली प्रोटीन इन बोथ डायरेक्शन नहीं, आरएनए एंड प्रोटीन इन बोथ डायरेक्शन। प्रोटीन इन वन डायरेक्शन, आरएनए इन बोथ नहीं, दोनों को बोथ डायरेक्शन में। आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 164। फ्यू ऑफ द मैच्योर सेल्स हैव नो एनी न्यूक्लियस। कुछ सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे आरबीसी में नहीं होता, सीव ट्यूब सेल्स में नहीं होता। तो क्या इनके फंक्शन नॉट स्पेसिफिक होते हैं? नहीं। क्या ये डेड हो जाते हैं? नहीं। इनके फंक्शन कोई और कंट्रोल करता है। जैसे बेटा आपके सीव ट्यूब का फंक्शन कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करते हैं, खुद का न्यूक्लियस नहीं है तो इनका फंक्शन कोई दूसरा सेल कंट्रोल करता है, ठीक है, जिनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। 165 देखो, स्टेटमेंट रीड करो। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द न्यूक्लियस पर सेल वेरीज पर सेल। एक सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस होगा ये सेल टू सेल वेरी करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट रीड करो, सेकेंड स्टेटमेंट रीड करो। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन फिर भी अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो सकता है। स्टेटमेंट ये दोनों करेक्ट है, बट ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। एक स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अलग अलग सेल में अलग अलग न्यूक्लियस है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है जनरली एक न्यूक्लियस होता है। बात दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे देखो 166। न्यूक्लियस में जो मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या है? न्यूक्लियस के मैट्रिक्स में बेटा न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। देखो एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ। न्यूक्लियस मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें एनसीईआरटी बताती है कि न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन है। आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमेटिन माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, ईआर नहीं होता, नन ऑफ दीज नहीं होगा। आप आंसर ए कर दोगे। लेकिन याद रखना न्यूक्लियर मैट्रिक्स ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, कोई अलग बात नहीं है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। एक्चुअली न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन होता है, बट फिर भी हम यहाँ पर ए ही आंसर करेंगे। आगे देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं 167 में, कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू बताना है। किसके बारे में? न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, बिल्कुल। इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, बिल्कुल। इसको राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं, जी हाँ, क्योंकि ये आरआरएनए बनाता है इसलिए इसको राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। तो कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी होगा, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है। फिर देखो 168। इनमें से कौन सा फेस है सेल साइकिल का जिसमें द न्यूक्लियस हैज लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर नोन एज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आपको अगर दिखते हैं इंटरफेस में बेटा, क्योंकि प्रोफेस के बाद तो उनका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है और वो क्रोमोसोम के फॉर्म में आपको दिखेंगे, है ना। तो क्रोमेटिन या धागा जो आपको दिख रहा है वो इंटरफेस तक ही दिखता है, वो इंटरफेस तक ही दिखता है। अच्छा फिर देखो सेल जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम आपको शो करते हैं। सेल में स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम आपको दिखना बस इंटरफेस में नहीं दिखेगा, प्रोफेज में तो हो ही जाता है ना, प्रोफेज में कंडेंसेशन हो ही जाता है, फिर मेटाफेज हो, एनाफेज हो, एमफेज हो, आपको क्रोमोसोम दिखेगा। स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम आपको दिखेगा इंटरफेस के सिवा, हमेशा इंटरफेस में नहीं दिखता। आंसर सी होगा, ठीक है। आगे देखो क्रोमेटिन में क्या क्या है? क्रोमेटिन में हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन है, आरएनए है, सही बात है। हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन ओनली तो नहीं होता, ओनली तो नहीं होता, ओनली तो नहीं होता। डीएनए है, कुछ बेसिक प्रोटीन है, सही बात है। तो क्रोमेटिन में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, हिस्टोन भी होता है, नॉन हिस्टोन भी होता है, और यही बेसिक प्रोटीन है। तो ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। ए और सी करेक्ट है, आंसर डी होगा। 171 देखो, ह्यूमन सेल कितने मीटर का है और उसमें डीएनए का थ्रेड, अच्छा जो ह्यूमन सेल में जो डीएनए का थ्रेड है वो कितने मीटर्स का है और वो कितने क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड है? डीएनए का थ्रेड जो है वो 2 मीटर का होता है, 2 मीटर्स का होता है, और ये 46 क्रोमोसोम में से, हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है? 46। तो ये 2 मीटर का डीएनए 46 क्रोमोसोम्स में बटा हुआ है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 172। 172 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपको? ईच क्रोमोसोम, बस ईच क्रोमोसोम कह रहा है। तो क्रोमोसोम में क्या क्या है? हर क्रोमोसोम के पास एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। इज विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल, देखा जाए तो सही बात है, क्योंकि उससे पहले तो क्रोमेटिन है, जब सेल डिवाइड करता है तब क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम के पास डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें आप काइनेटोकोर कहते हो, सही बात है। सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी होगा, सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी होगा। बेटा स्फेरिकल है न्यूक्लियोलस, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि आपको स्पेसिफिकली न्यूक्लियर मैट्रिक्स में मिलता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है, मेम्ब्रेन नहीं है पर बिखरा भी नहीं हुआ है, एक साथ है, स्फेरिकल बॉडी बनाकर एक साथ है,
अलग अलग नहीं है विनीत, अलग अलग नहीं है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन रीड करो, डायरेक्ट लाइन है। अच्छा फिर देखो सेंट्रियोल का फंक्शन क्या क्या होता है। सेंट्रियोल क्या करता है, इट प्रोवाइड साइट ऑफ अटैचमेंट टू द स्पिंडल फाइबर ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे स्पिंडल फाइबर को साइट ऑफ अटैचमेंट काइनेटोकोर देता है, सेंट्रियोल नहीं। काइनेटोकोर देता है, सेंट्रियोल नहीं। होल्ड्स टू क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड को होल्ड करने का काम सेंट्रोमियर का होता है, सेंट्रियोल का नहीं। सेंट्रोमियर का होता है, सेंट्रियोल का नहीं। तो इसमें से कोई भी फंक्शन सेंट्रियोल का नहीं है, आंसर डी होगा। डी होगा कशिश, बोथ नहीं बेटा, डी होगा। एक भी फंक्शन सेंट्रियोल का नहीं है, एक काइनेटोकोर है, दूसरा सेंट्रोमियर है। फिर देखो 174, इनमें से कौन सा क्रोमोसोम है जिसके बिल्कुल मिडल पे सेंट्रोमियर होता है। अगर एकदम बीचों बीच सेंट्रोमियर होता है तो उसे बोलते हो मेटासेंट्रिक, इसको बोलते हो मेटासेंट्रिक। इसको क्या बोलते हो, मेटासेंट्रिक। फिर देखो कौन से टाइप का क्रोमोसोम है जिसमें सेंट्रोमियर एकदम टीलोमियर के पास है, टीलोमियर के बिल्कुल पास है। अगर सेंटर में होता है तो मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा सा पास होता है सब मेटासेंट्रिक, टीलोमियर के पास होता है तो एक्रोसेंट्रिक। टीलोमियर के पास होता है तो एक्रोसेंट्रिक, और एकदम एंड पे होता है तो टीलोसेंट्रिक। ठीक है। अच्छा फिर देखो क्रोमोसोम हैविंग सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, मिडल से थोड़ा सा ही दूर, सब मेटासेंट्रिक हो गया ये, है ना। तो सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल है, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल का मतलब सब मेटासेंट्रिक है, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल का मतलब सब मेटासेंट्रिक है, आंसर बी होगा। ठीक है। अच्छा अच्छा 177 देखो, 177 देखो, क्रोमोसोम हैविंग वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट आर्म। मेटासेंट्रिक में दोनों इक्वल आर्म्स होती हैं, तो मेटासेंट्रिक वाला ऑप्शन आप कट कर दोगे बेटा। टीलोसेंट्रिक में एक ही आर्म होती है, दूसरी आर्म ही नहीं बनती, तो टीलोसेंट्रिक भी आप कट कर दोगे, आंसर बी होगा। चाहे सब मेटासेंट्रिक हो चाहे एक्रोसेंट्रिक हो, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट आर्म बनती हैं। सब मेटासेंट्रिक के अंदर वो एल शेप का दिखता है और एक्रोसेंट्रिक के अंदर जे शेप का दिखता है। सब मेटासेंट्रिक में एक लॉन्ग और शॉर्ट आर्म होती है, एक्रोसेंट्रिक में वेरी लॉन्ग और वेरी शॉर्ट आर्म होती है, पर इन दोनों में आपको लॉन्ग और शॉर्ट आर्म्स दिखाई देती हैं, तो आंसर बी होगा। आंसर बी होगा। एलिमिनेशन से कैसे किया आपको समझ में आया, क्योंकि मुझे पता था टीलोसेंट्रिक नहीं हो सकता और मेटासेंट्रिक नहीं हो सकता, वो ऑप्शंस आपने हटा दिया, आंसर आपके पास सीधा सीधा आ गया। ठीक है। कुछ क्रोमोसोम्स के पास, फ्यू क्रोमोसोम के पास एक नॉन स्टेनिंग स्ट्रक्चर होता है, जो स्टेन नहीं होता, वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है बेटा। सिर्फ कुछ क्रोमोसोम्स के पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है जो स्टेन नहीं होता, उसको आप सैटेलाइट भी बोलते हो, उसको आप सैटेलाइट भी बोलते हो। कौन से क्रोमोसोम में होता है ये, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22, इस नंबर के क्रोमोसोम में होता है। ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या है, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स जिनमें एंजाइम होते हैं, छोटे छोटे ऐसे वेसिकल्स जिनके अंदर एंजाइम भरे हुए हैं, इन्हें ही आप माइक्रोबॉडीज बोलते हो, जिनमें पेरोक्सीजोम्स, ग्लाइओक्सीजोम्स, स्फेरोजोम्स ये सब आते हैं। आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। और यहां पर आपने पूरे 179 क्वेश्चंस सेल चैप्टर के कंप्लीट कर लिए, एक एक टॉपिक की एक एक लाइन मुझे लगता है यहाँ पर हमारी डिस्कस हो गई। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर्स कर रहे थे, साथ साथ में जिन्होंने भी पूरी क्लास लगाई है, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मुझे अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना। और जो भी आप लोगों ने अपनी पर्सनल मिस्टेक की हूँ उसको इस क्लास के बाद एक बार जरूर देख लेना, है ना, ताकि फाइनल आप लोगों का चैप्टर डन हो जाए। कमेंट सेक्शन में लिख देना सेल डन, और अपने मार्क्स भी मुझे बताना, अपने मार्क्स भी मुझे बताना। ठीक है। हम शाम को मिलेंगे तो हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन भी कंप्लीट कर लेंगे, एक बहुत बड़ी यूनिट सेल वाली आपकी खत्म हो जाएगी, जिससे आपको पता है अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। ठीक है। ध्यान रखो, रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन भी हम लोग कर लेंगे। यू वेलकम।